दीप्ति मिश्रा और आज की क्लास जो है वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है। इट इज द फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस आप कह सकते हो कि 12th क्लास के बच्चों को या तो सबसे टफ लगता है या सबसे बोरिंग लगता है, जो भी कुछ है इस कारण मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस ये समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को रिलेशंस एंड फंक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बैकबोन है। आगे की क्लासेस में अगर आपको मैथ्स को लेकर बढ़ना है तो रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आज की क्लास में मैं आपको रिलेशंस में स्पेशली इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिससे आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर रहता है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे रिलेशन क्या होता है। मैथ्स में अगर हम रिलेशन की बात करें तो हम रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन समझने से भी पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट। सेट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी टर्म को ले रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, हाँ, आपको अगर एक का डेफिनेशन दे दिया गया है और आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो और आप डेफिनेशन देख के बता दोगे, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट इसमें आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूं A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फीमेल्स। मैंने क्या किया? सारे फीमेल्स के सेट को ले लिया। अब आप बताइए, अगर मैंने इसमें किसी एक लड़के को जिसका नाम राम है उसको लिया तो सब बता सकता है कि राम A में लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने बस फीमेल को लिया है। ठीक है, बस यही है आपका सेट। क्या होना चाहिए? डेफिनेशन इतने अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लो तो वो पता चल जाए इसमें है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A इक्वल टू लेती हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मैंने क्या बोला कि सारे नेचुरल नंबर्स का सेट हमने ले लिया, लेकिन वो क्या होना चाहिए? 6 से लेस होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स को हम और क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहा है लेस देन 6, 6 से लेस होना चाहिए, 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इसके अलावा अगर कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो इस सेट में लाई नहीं करेगा। तो सेट क्या होना चाहिए? एकदम अच्छे से वेल डिफाइन होना चाहिए कि हमें पता चले कि इसमें क्या लाई करेगा और क्या लाई नहीं करेगा, इसको सेट कहते हैं। अब सपोज करो कोई एक सेट दिया हुआ A इक्वल टू 1 2 3, दिस इज द सेट। सेट क्या है? इसमें 3 एलिमेंट्स ओनली, 1 2 एंड 3। अब हमने क्या किया? यूनियन निकालना हमने सीख लिया, इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया है, डैश निकालना सीखा हुआ है। ये सारी चीजें पहले की क्लास में सीखी हुई हैं। इनफैक्ट हमने मल्टीप्लाई करना, क्रॉस निकालना भी सीखा हुआ है। किस तरह निकालते हैं? 1 2 3 को 1 2 3। इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है, इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को ले लेंगे और इसके फर्स्ट एलिमेंट को ले लेंगे और एक साथ रख देंगे, बस कुछ करना नहीं है, बस इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट को एक साथ हमने रख देना है। उसके बाद इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ रखना है, फिर फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ रखना है। हो गया? ठीक है, जस्ट लाइक दिस नाउ वी हैव टू टेक द सेकेंड एलिमेंट 2 को 1 के साथ रखना है, फिर 2 को 2 के साथ रखना है, फिर 2 को 3 के साथ रखना है। ठीक है, फिर 3 को 1 के साथ रखना है, 3 को 2 के साथ रखना है, फिर 3 को 3 के साथ रखना है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमें बस इसे पेयर बना के लिख देना है। इसी को क्या कहेंगे? A क्रॉस A कहेंगे। अब ऑल द सबसेट्स ऑफ A क्रॉस A,
ए क्रॉस ए के सारे सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स आपको याद होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 to the power n, where n is the number of elements। अब a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 to the power 9 सबसेट्स बनेंगे, यानी इसके कितने रिलेशंस बनेंगे, 2 to the power 9 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ सबसेट्स यानी नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, हमें ये समझ में आ गया कि इसके सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। हमें पता है कि फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो यानी फाई इसका भी सेट होगा। ठीक है, और फाई को हम क्या कहेंगे, एक रिलेशन कह सकते हैं। इस फाई को हम कौन सा रिलेशन कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। और एक और रिलेशन होगा जिसमें कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स लाई कर जाएंगे, और इन दोनों एलिमेंट रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड सेट इज ओन इट्स सबसेट। हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हर एक सेट जो खुद का सबसेट होता है और फाई जो एम्प्टी हुआ, इन दोनों रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट हमें समझ में आ गया, रिलेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है, रिलेशन किसको कहेंगे, ए क्रॉस ए के सारे सबसेट्स को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। चलिए, इसके बाद आपका एक आता है रिफ्लेक्सिव, उसके बाद आएगा सिमेट्रिक, इसके बाद आएगा आपका ट्रांजिटिव। अब ये होता क्या है, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है। किसका होता है, ए क्रॉस ए का। आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। बस हमें ये कहना है कि आर जो है वो ए का क्या है, आर ए पर क्या है, एक रिलेशन है। इसका मतलब हमें समझ लेना है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब यही हुआ, बट ये इस तरह से लिखा नहीं रहेगा, ये आपको समझना है। लिखा रहेगा आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, ठीक है, रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो अब आखिर ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स है ए में, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लेंगे। तो ए के हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। ए कॉमा ए किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब इसका मतलब अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ। मान लो एक सेट है 1 2 3, दिस इज द सेट, ए इज अ सेट 1 2 3 एंड वी आर टेकिंग अ रिलेशन। हम एक रिलेशन ले रहे हैं, क्या रिलेशन ले रहे हैं, 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 1। ठीक है, सपोज करो हमने बस इतने रिलेशंस, इतने टर्म्स ले लिए। ये क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन क्यों है, क्योंकि ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 into 3 9 एलिमेंट्स होंगे, और 9 एलिमेंट्स में से हमने यहाँ कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स लेकर एक रिलेशन ले लिया है।
अब सबसे पहले आप देखो ए में 3 एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 1 किस में बिलोंग होना चाहिए? आर में। चेक करो है या नहीं, 1 बिलोंग कर रहा है। 2 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में, तो 2 किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। चेक करो 2 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 किस में बिलोंग कर रहा है? ए में, तो 3 किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में। यहाँ देखो 3 भी लाई कर रहा है। ए में केवल 3 एलिमेंट्स था, 1, 2 और 3, और तीनों के पेयर जो है वो आर में है। तो अगर सबका पेयर आर में है तो आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ए के हर एक एलिमेंट का पेयर, मतलब सेम वही टर्म रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्शन, मेरा रिफ्लेक्शन मैं ही बनूंगी, तो ए का रिफ्लेक्शन ए ही होगा, ठीक है। ए अगर लाई करेगा आर में तो आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? ये आपको चेक करना है। आज की क्लास में हम बस उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज को चेक करना है। ये सिंगल ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम ए के बारे में चर्चा करते हैं कि ए के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। इसके बाद हमें ए से कोई मतलब नहीं है, बस रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करना है कि उसका पेयर, मतलब सेम वही उसका रिफ्लेक्शन आर में है या नहीं है। हर एक एलिमेंट को चेक करना है। सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर। अब रिलेशन है, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही। कोई भी एलिमेंट अगर आर में है देन तो क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? इसको पलट दो, बी कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। अगर ए भी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में है। अब जैसे देखो 1 आर में है तो इसका उल्टा भी करेंगे 1, ये भी आर में है, चलो सही है। दूसरा एलिमेंट लो 1, 2 आर में है, इसको पलट दो, 1, 2 को पलटने पे क्या आएगा? 2, 1। देख लो 2, 1 आर में है या नहीं? 2, 1, ये रहा 2, 1 भी आर में है। 2, 2 आर में है, इसको पलटो 2, 2 ही आएगा, 2 भी आर में है। समझ में आ गया? 1, 3 इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 1, 3। अगर 1, 3 है, इसको पलटने पे क्या आएगा? 3, 1। चेक करो 3, 1 भी है। हाँ, 3, 3 को पलटेंगे 3, 3 आएगा, 2, 1 को पलटेंगे वापस से 1, 2 आ गया, 3, 1 को पलटने पे 1, 3 आ गया। मीन्स सबको पलटने पे वो एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है? सबका पेयर है तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसमें सबको पलटने पे मिल गया तो आर इज सिमेट्रिक। समझ में आया? बस हमें यही चेक करना है कि पलटने पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिमेट्रिक क्लियर हो गया कि अगर कोई भी एलिमेंट आर में है तो उसको पलटने पे भी आर में होना चाहिए। तो आर इज, ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ये थोड़ा समझना। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर एंड एक एलिमेंट तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, अब बी पे ये फिनिश हो रहा है ना, खत्म हो रहा है बी पे, तो हमें यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट लेना है जो बी से स्टार्ट हो, ठीक है। बी पे ये एंड हो रहा है तो अब हमें बी से स्टार्ट करना है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स लेना है। ये जिस पे खत्म हो रहा है यहाँ पे उसी पे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों का दोनों आर में है देन देयर एग्जिस्ट, तो क्या एग्जिस्ट होना चाहिए? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो सेम है उसको हटा दो, तो बचेगा क्या? ए कॉमा सी। ये अगर आर में है तो आर क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझ में आ गया? ट्रांजिटिव कब होगा? हमें 2 एलिमेंट्स लेना है, एक एंड जहां हो रहा है, दूसरे को वहां से स्टार्ट करना है। ये हमारे मन पे डिपेंड करता है हम कैसे एलिमेंट्स लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक कर लिया, अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक करते हो वो बताती हूँ। पहला एलिमेंट हमने अगर 1, 1 लिया, बिलोंग्स इन आर। अब देखो 1 से एंड हो रहा है, वो टर्म देखो जो 1 से स्टार्ट हो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2 बिलोंग्स इन आर, ठीक है। 1, 1
1 2, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, 2 बिलोंग्स इन आर, है या नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, ये सही है। अब 1 1 के साथ कोई और भी एलिमेंट है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये है 1 3, तो यहां देखो 1 3 बिलोंग्स इन आर, इसको कट करो, क्या बचा 1 3 बिलोंग्स इन आर, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है, ये भी है, ठीक है। 1 का हमने ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट का हमने ले लिया, हटाओ। अब 1 2 अगर लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स इन आर, अब देखो 2 से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये दोनों काटेंगे क्या आएगा 1 2 आ जाएगा, 1 2 इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। और 2 से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, इन दोनों में अगर 2 कट करेंगे क्या बचेगा 1 1 बचेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। बस हमें यही चेक करना है। जैसे ये 2 2 है, 2 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इस दोनों 2 को कट करो, 2 1, तो 2 1 ये रहा, ठीक है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहेंगे। अब ये तो हम तब चेक करेंगे जब ये दिया हुआ हो, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये दिया हुआ। हम लोग चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो, रिफ्लेक्सिव ये है, सिमेट्रिक ये है और ट्रांजिटिव ये है, ये याद रहना चाहिए। और कोई रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। R is an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। आर इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने पे जरूर से जरूर आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन है a relation R in a set A equal to 1 2 3 up to 14। ये क्या है, एक रिलेशन R है जिसे हमने एक सेट में लिया और सेट है A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, और R इक्वल टू क्या है, x, y such that 3x minus y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो आपको बोल रहा है चेक करने कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कुछ है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो रिलेशन फाइंड करते हैं। R इक्वल टू है x, y, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x और y दोनों किसके बीच होना चाहिए, 1 से लेकर 14 के बीच में ही होना चाहिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो गया, x का 3 टाइम्स। अब बताओ, अगर x के जगह हमने 1 लिया, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3। x के जगह अगर 2 लिया तो y क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अगर x के जगह हमने 3 लिया, क्योंकि x के जगह तो यहाँ से 1 से 14 तक हम कुछ भी ले सकते हैं ना, y की वैल्यू भी 1 से 14 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो x के जगह अगर हमने 3 लिया तो y क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। x के जगह 4 लो, y क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। x के जगह अगर 5 लिया, y क्या होगा, 15। अब देखो a क्या है, 1 से 14 के बीच है, तो x या y कोई भी 14 से आगे नहीं हो सकता है। x तो ठीक है बट y आगे हो रहा है, तो बस इतना ही क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर ये है तो हमें रिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर आपको पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स का पेयर इसमें लाई करे। ए में 1 है और 1 1 इसमें नहीं है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 3 है, तो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब ये बताओ 3 1 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है? वो पेयर ढूंढना है जिसमें जैसे पहला देखते हैं 1 3 आर में है। अब 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है 3,9 बिलोंग्स इन आर। इसका लास्ट इसका फर्स्ट कट करो तो 1,9। अब देखो 1 9 है इसमें? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ये बस क्या है? एक रिलेशन है। समझ में आ गया? दिस इज अ रिलेशन बट इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है? ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and r equal to x comma y such that y is divisible by x। हमें क्या बोल रहा है कि r निकालना है। ठीक है, y is divisible by x, y जो है वो x से कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले x के जगह अगर 1 रखते हैं तो 1 से कौन कौन से एलिमेंट्स कटते हैं? हमें पता है 1 से सारे एलिमेंट्स कटते हैं। तो 1 1 1 से डिविजिबल है, 1 2। यहाँ क्या चेक करना है कि बाद वाला जो है वो पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल है और 6 भी 1 से डिविजिबल है। 1 के केस में सारा होगा। अब 2 को लेके देखो, 2 से 1 डिविजिबल है? नहीं है। 2 से 2 डिविजिबल है? हाँ। 2 से 3 डिविजिबल है? नहीं। 2 से 4 डिविजिबल है? 2 से 5 डिविजिबल है? नहीं। बट 2 से 6 डिविजिबल है। ठीक है, देखो 6 कट जा रहा है, ठीक है, 4 कट जा रहा है, 2 कट जा रहा है, तो हमने ये एलिमेंट्स लिया। अब 3 को लो, 3 से 1 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 3 कट जाएगा। फिर 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 6 कट जाएगा। ठीक है, आराम आराम से समझना एक साथ, वरना ये दिमाग हैंग हो जाएगा। फिर 4 के केस में भी वही है, 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, लेकिन 4 से 4 कटेगा। फिर 4 से 5 नहीं कटेगा, 4 से 6 नहीं कटेगा, 5 से क्या कटेगा? 5 से बस 5 कटेगा, 6 से बस 6 कटेगा। तो ये r की वैल्यू हो गई। बस आपको इसमें रिलेशन लिखना था, तो हमने रिलेशन लिख दिया। समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमें रिलेशन लिखना है? दिमाग लगाना, आराम आराम से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बस हमें क्या करना था? रिलेशन लिखना था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a की वैल्यू ये दी हुई है, और r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, बस यही चेक करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स को लिखेंगे a कॉमा b, b इक्वल टू a प्लस 1। अब ये बताओ, a के जगह अगर हमने लिख दिया 1 तो b क्या हो जाएगा? b a से एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा? 2। अब a के जगह रखो 2, तो b की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस 1 यानी 3।
ए के जगह 3 रखो तो बी क्या आएगा, 3 + 1 4। ए के जगह अब 4 रखो तो बी क्या आएगा, 4 + 1 5। ए के जगह 5 रखो तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 1 6। अब अगर ए के जगह हमने 6 रखा, ठीक है, तो बी क्या होगा, 6 + 1 7। अब ये बताओ 7 तो ले लिया लेकिन 7 ए में है नहीं, है ना। इसके दोनों के दोनों एलिमेंट्स इस सेट में जरूर होना चाहिए जो कि सेट दिया हुआ है, तो 6 7 नहीं होगा, यहां तक एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें बोल रहा है चेक रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के हर एलिमेंट को लेंगे, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, 1 ए में है, तो 1 का पेयर लेते हैं, 1 का रिफ्लेक्शन 1 ही होगा। अब देखो 1 1 यहाँ लाई कर रहा है, हाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, बाकियों को चेक नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई एक भी अगर बिलोंग नहीं कर रहा वहां पे स्टोरी ओवर हो जाएगा, हमें बाकियों में नहीं जाना है, ठीक है। तो 1 ए में है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आर में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया, सिंपली हमें एक लाइन में लिख देना है। अब अगर आपको बोल रहा है सिमेट्रिक चेक करने, सिमेट्रिक में क्या करना, इसके किसी भी एलिमेंट को ले लो, एक एक करके तब तक लेंगे जब तक कि वो सिमेट्रिक को सेटिस्फाई करते रहेगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जहां सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां पे वो स्टॉप कर देंगे। 1 2 को ले लो, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में। अब चेक करो 2 और 1 बिलोंग कर रहा है, देख लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो कर रहा है बट इसका सिमेट्रिक यानी इसका उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। चलिए अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में। अब 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में। अब ये देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों को हटाओ, ठीक है, कट करना नहीं है, मैं बस काट देती हूँ, वो करना नहीं है। 2 और 2 अगर हट गया तो क्या बचा, 1 3। अब चेक करो 1 3 है, 1 3 नहीं है, ठीक है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग इन आर, सो it is not transitive। समझ में आ गई बात, ठीक है। हम इसी तरह से चेक करेंगे, जहां एक को ये कंट्राडिक्ट किया आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे एलिमेंट्स को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां ये नहीं करेगा वहीं पे हम लिख देंगे कि ठीक है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ये ट्रांजिटिव नहीं है। जरूरी नहीं है हर एक रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर क्वेश्चन है, ए इक्वल टू है 1 2 3 एंड आर इक्वल टू है 1 2 2 1। अब चेक करने को बोल रहा है ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिंपली आप एक बात बताओ, सॉरी रिफ्लेक्सिव है ना या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, इसके एलिमेंट का पेयर लेते हैं, 1 है, अब 1 1 देखो है या नहीं, 1 1 इसमें है नहीं है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या देखते हैं कि 1 ए में है बट 1 1 does not in R, so it is not reflexive। अब सिमेट्रिक, अब यहां थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सिमेट्रिक में हमें ए से मतलब नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक में हमें आर के एलिमेंट्स को चेक करना है, ठीक है। 1 2
बिलोंग कर रहा है आर में। 1 2 को पलटने पे क्या हो रहा है, 2 1, देख लो 2 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग इन आर। तो सो इट इज सिमेट्रिक। इसके पास दो ही एलिमेंट है, 1 2 को पलटने पे 2 1 आ रहा है और 2 1 को पलटने पे 1 2 आ रहा है। ये दोनों का सिमेट्रिक है इसमें, समझ में आया। सिमेट्रिक के केस में हमें ए पर नहीं जाना है, हमें बस आर को चेक करना है। 1 2 का सिमेट्रिक क्या होगा, 2 1, और 2 1 का क्या होगा, 1 2। दो एलिमेंट है और दोनों का सिमेट्रिक इसमें है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इट इज सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिमेट्रिक में हमें सबको नहीं चेक करना, हमें वो चेक करना है जो आर के पास है। अब आपको बोल रहा है ट्रांजिटिव चेक करिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 बिलोंग इन आर एंड अब 2 से ये चलो 2 1 बिलोंग इन आर। ये 2 और ये 2 अगर हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 1। अब चेक करो 1 1 इसमें है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग इन आर, बट तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि कोई रिलेशन है वो सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो लेकिन रिफ्लेक्सिव हो, या रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो लेकिन सिमेट्रिक हो, या रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो लेकिन ट्रांजिटिव हो। ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर चेक करने को बोले तो इसी तरह से हमें चेक करना है। एक और क्वेश्चन है, A इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, दुनिया में जितने भी पॉइंट्स है सबको हमने ले लिया है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट आप लोग सोच सकते हो वो सारा का सारा पॉइंट क्या है, सेट ए में है। और आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है P कॉमा Q। ये P और Q क्या है, दो पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम origin is equal to distance of Q from origin। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है आर में हमने हर उस पॉइंट को ले रखा है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आर में हमने लिया सपोज करो A कॉमा B, मतलब ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे A है उतने ही डिस्टेंस पे B भी होगा। अगर हमने लिया C कॉमा D, मतलब ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे C है उतने ही डिस्टेंस पे D भी होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूफ करे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, या चेक करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को चेक करना होता है रिफ्लेक्सिव। याद रखना, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, ए का कोई एक पॉइंट लेते हैं। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सपोज कर लेते हैं P बिलोंग्स इन ए। ए में सारे पॉइंट्स है, हम लोगों ने किसी भी एक पॉइंट P को ले लिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। हमने ओरिजिन से P का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। देखो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहीं पर भी एक पॉइंट P है। ये जो डिस्टेंस है, मतलब O से P का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है। कैन वी राइट इट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P
फ्रॉम ओ, सेम चीज के डिस्टेंस के इक्वल होगा या नहीं होगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O मीन्स OP, OP इक्वल टू OP लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 5 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब यहां देखो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O, यहाँ पे दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से इक्वल हो तो वो पेयर में R में लाई कर रहा है। अब P का डिस्टेंस O से, P का डिस्टेंस O से इक्वल हो है, इसका मतलब क्या हुआ? P कॉमा P किस में लाई कर रहा है? R में लाई कर रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग का डिस्टेंस O से और लास्ट का डिस्टेंस O से इक्वल होना चाहिए। P का डिस्टेंस O से और P का डिस्टेंस O से इक्वल ही रहेगा ना, ठीक है, तो सो इट इज, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। बस इसको लिखना है अपने वर्ड में, ठीक है। जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है उस डेफिनेशन को हमें चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक, लेट, पहला तो हम सपोज करेंगे कि कोई एक पॉइंट है इसमें। सपोज कर लिया P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है R में, P Q R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? O से P का डिस्टेंस और O से Q का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O, P का डिस्टेंस O से, Q का डिस्टेंस O से इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू वाई है तो इसको y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो OP इक्वल टू OQ को हम लोग क्या लिखेंगे? OQ इक्वल टू OP। OQ इक्वल टू OP लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि Q का डिस्टेंस O से और P का डिस्टेंस O से इक्वल है। पहले Q आया, यानी Q कॉमा P ऑल्सो बिलोंग्स इन R। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब क्या था कि OP इक्वल टू OQ और इसका मतलब हुआ OQ इक्वल टू OP। अरे बात तो बराबर ही है ना, ठीक है, तो ये बराबर है, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। बस ये थ्योरी है, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज है बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल कुछ और नहीं है। बस आपको समझना है, इसके थ्योरी को पकड़ना है। इसके बाद क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या प्रूफ करना होता है? P Q बिलोंग्स इन R एंड Q R बिलोंग्स इन R। अब R है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो QS सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये है P Q, मैंने क्या बताया था, ये जहां खत्म हो वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। अब ये बताओ, P Q R में है, इसका मतलब P का डिस्टेंस O से और Q का डिस्टेंस O से इक्वल हो, इसका मतलब PO इक्वल टू QO, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस इक्वल है, ये आपका डेफिनेशन में दिया हुआ है। एंड, और ये क्या है? QO इक्वल टू SO। अब एक बात बताओ, PO भी QO के इक्वल है और SO भी QO के इक्वल है, समझ में आया? तो अगर ये दोनों ही सेम टर्म के इक्वल है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि PO इज इक्वल टू SO। समझ में आया? PO भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, SO भी 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब PO और SO आपस में बराबर है, ठीक है। PO और SO आपस में बराबर, यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस P की है वही डिस्टेंस ओरिजिन से S की भी है। हाँ, दैट इज PS बिलोंग्स इन R। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि ये और ये अगर खत्म होगा तो PS R में आना चाहिए, तो PS R में आ गया, ठीक है। तो सो इट इज ट्रांजिटिव। अब एक बात बताओ, R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों के तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस R इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन पर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूं। क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स के सेट को हमने क्या कर लिया? ए सपोज कर लिया है। आर इक्वल टू क्या है? ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। क्या है? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर है। सिमिलर क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स किसको कहते हैं? सिमिलर अगर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन साइड्स का क्या होना चाहिए? ए बी और पी क्यू का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है? क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बस रेशियो आपके क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने रेशियो को ले लिया कि रेशियो इक्वल है। अब हमें प्रूफ करने को बोल रहा है कि ये जो है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप मेरे को बताओ कि सबसे पहला क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। अगर कोई भी एक सेट को ले लिया, ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए, किसी भी एक ट्रायंगल को ले लिया, मान लो हमने ट्रायंगल 1 को लिया, तो हर एक ट्रायंगल अपना तो क्या बोल रही थी मैं, सिमिलर होगा ही ना। ठीक है, हर एक ट्रायंगल खुद का सिमिलर होगा। ठीक है, ट्रायंगल 1 अगर ए में है तो सो ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1, दैट इज मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। समझ में आया? ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर होगा इट मींस ये किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। आर में बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड में हमने क्या लिखना है? सिमेट्रिक। अब एक बात बता, इफ ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स इन आर, दैट इज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो कैन वी राइट इट ट्रायंगल 2 इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल 1? बात तो एक ही है ना, ये इसके ए बी के जैसा है, यानी बी भी ए के जैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 1 बिलोंग्स इन आर। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें क्या चेक करना है? नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था? ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 लेंगे। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लिया, इट मीन्स ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के। अब यहाँ देखो, ट्रायंगल 1 का सारा एंगल जो है वो ट्रायंगल 2 के एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, और ट्रायंगल 2 का सारा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है ट्रायंगल 3 के, यानी 1 और 3 भी आपस में क्या होगा? सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो सो ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, दैट इज ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स इन आर, सो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सारा इक्विवेलेंस हो रहा है, कोई ऐसा भी है जो इक्विवेलेंस नहीं होगा? तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लाइंस ले लें, ठीक है, और यहाँ पर दो लाइन लेते हैं L1 और L2, जहां क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो अब ये बताओ, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। ठीक है,
तो अगर कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ये परपेंडिकुलर के केस में कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा या नहीं ये आप लोग खुद बताओ। L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3। अब चेक करो, ये L1 है, L2 है, परपेंडिकुलर हो गया। अब L2 पे एक लाइन परपेंडिकुलर L3। अब बताओ L1 और L3 में क्या रिलेशन हो गया, पैरेलल हो गया ना, तो ये परपेंडिकुलर वाला रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये बस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर यहाँ पैरेलल बोल देता तो रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव भी होता। बस यही है, इसमें बस सारे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ये क्लियर होते जाएगा। जहां कंफ्यूजन हो बार बार इसको देखो, चेक करो कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।